नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MP टेट के लिए, जो कि एक चैप्टर इसमें जुड़ा है, अभी नया जुड़ा है। किसी भी शिक्षक भर्ती में पहले नहीं था ये चैप्टर, अंतरिक्ष और सौरमंडल और अंतरिक्ष संबंधी आकाशवाणियाँ। तो उससे संबंधित हम यहाँ पे कुछ 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से और कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत तक मैं आपको बता दूंगा ये PDF कहाँ से मिल जाएगी, तो आप PDF भी डाउनलोड कर लेना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? जो सौर प्रणाली है इसकी खोज करने वाले कौन थे? गैलीलियो, J. एल्बियर्ड, कोपरनिकस या फिर केपलर? तो आपको बताना किसने की थी। जी हाँ, तो सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो की थी किसने? कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। अच्छे से पता होगा कई लोगों को। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उनको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पुच्छल तारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले ग्रह होते हैं पिंड, उनको क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रह। सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर जो घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह के जो चारों ओर घूमता है वो उपग्रह कहलाते हैं। याद रखना, सूर्य एक तारा है, सूर्य ना उपग्रह है ना ग्रह है। सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर घूमते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह के चारों ओर जो घूमता है वो उपग्रह कहलाते हैं। और वर्तमान में उपग्रह की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उपग्रह की संख्या है 8। कितनी? 8। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि। ये 8 हैं। और किसको निकाल दिया गया है? पहले 9 थे तो यम को निकाल दिया है। याद रखना कब निकाला है? 24 अगस्त 2006। याद रख लेना डेट, 24 अगस्त 2006। डेट याद ना रहे, सन याद रख लो। 2006, 24 अगस्त 2006 को यम यानी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी ग्रह के चारों ओर, देखिए आ गया है प्रश्न, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो अभी अभी बताया ना आपको कि किसी ग्रह के अगर चारों ओर कोई परिक्रमा करता है तो वे क्या कहलाते हैं? वो उपग्रह कहलाते हैं। और अगर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो ग्रह कहलाते हैं। समझते चलना आराम से। 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, पूरा आपका जो है वो सौरमंडल और अंतरिक्ष कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रहों की जो गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? जो ग्रहों की गति का नियम है वो किसने दिया था? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या फिर गैलीलियो ने? तो आपको बताना है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रहों की गति का नियम जो दिया है वो दिया है किसने? केपलर ने। किसने दिया है? केपलर ने। याद रख लेना इसको, फैक्टोरियल क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं कई परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो अभी बता दिया है कि कितने ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह बचे हैं अब सौरमंडल में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6 और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आप कह सकते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, यानी कि जो सूर्य है आपको वो ये सूर्य है और इस साइड से आपको बताना है कि ग्रह कौन कौन से हैं। तो सूर्य के सबसे निकट है, आपको पता है कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट है बुध। सभी ऑप्शन में बुध दे रखा है। तो बुध के बाद कौन सा ग्रह है आपको वो बताना है। जी हाँ, तो बुध के बाद है कौन सा? शुक्र। और शुक्र के बाद शुक्र कौन से में है? हाँ, इसमें 1 नंबर पे शुक्र है, फिर है पृथ्वी और फिर है मंगल। इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने की एक ट्रिक है हमारे पास, उसको याद रखने के लिए तो आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे? 3, 5 P। 1 मिनट के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा पेन को मोटा कर लें। यहाँ पे याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? 3, 5 P, 2, 4, 6 A B। बस इतना याद रखना है, आपको याद हो जाएगा। 3 नंबर पर दिन कौन सा आता है? बुध। 3 नंबर पर दिन कौन सा आता है? बुध। 5 पर शुक्र, फिर P से पृथ्वी। 2 से
दूसरे नंबर का दिन कौन सा है, मंगल है। चौथे नंबर का दिन कौन सा है, तो चौथे नंबर का दिन है बृहस्पति, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण। तो याद रख लेना 35P 2 4 6 ए भी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा सही है। जो पृथ्वी से दूर होते जा रहे हों उनका क्रम कौन सा है, तो आपको बताना है इसमें जो आंसर है वो क्या होगा, बताइए। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सही आंसर है वो है आपका कि शुक्र है, फिर मंगल, फिर बुध और फिर बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आपका, आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है। आकार के अनुसार आपको बताना है। तो आकार के अनुसार आपको क्या करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसका भी एक आसान सा तरीका आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बृहस्पति होगा, ये तो क्लियर है। दूसरे नंबर पे शनि होगा, ये भी क्लियर है, सभी ऑप्शन में है। फिर कौन सा आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका आकार के अनुसार बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। यहाँ पर ए हो जाएंगे। तो इसको याद कैसे रखना, जैसे 2 ग्रह आपने पढ़े होंगे जिसने, उनको पता होगा जो ग्रह होते हैं तो वो 2 प्रकार से होते हैं। एक होते हैं आंतरिक ग्रह, दूसरे होते हैं बाह्य ग्रह। जो पहले 4 ग्रह हैं वो है आंतरिक और दूसरे जो 4 हैं वो हैं बाह्य। तो पहले आंतरिक कौन कौन से हैं आपको बताना है, 3 5 P और 2, बाकी 4 6 ए भी। जे इतने ग्रह हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। तो क्या करना है आपको, इनके अगर आकारों से आपको पूछे तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ से शुरू करना है, बाह्य ग्रह से शुरू करना है। बाह्य ग्रह को क्रम से लिख लेना है, तो बाह्य ग्रह क्रम से जाएंगे। इसके बाद आप आंतरिक ग्रह को शुरू करना, आंतरिक ग्रह को शुरू करना और आपको आंतरिक ग्रह को भी क्रम से बता देना है। तो ये भी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, फिर बुध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग क्या नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। तो आपको पता है सौरमंडल जो है वो खुद किसमें है, किसमें है बताइए जल्दी से। वो निहारिका के अंदर है और अपनी जो एक निहारिका है उसका नाम है दुग्ध मेखला, जिसके अंतर्गत हम और पृथ्वी और अन्य ग्रह आते हैं। तो निहारिका इसके अंतर्गत नहीं है। सौरमंडल पृथ्वी के वायुमंडल और पृथ्वी के जो सौर परिवार है, सूर्य और 8 ग्रह को सम्मिलित करके बनता है सौरमंडल, और उनके कुछ छोटे छोटे उपग्रह और क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। अगला प्रश्न है, तारामंडल क्या है। चलिए बताइए क्या है तारामंडल। तो पृथ्वी से समदूरस्थ तारों को आकाश की विशेष आकृति तारामंडल है, या ऐसे तारों का आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, या हमारे सौरमंडल में ग्रहों के आकाश में एक विशेष आकृति, या फिर अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों, उपग्रहों की स्थिति के कारण इसमें आकाश में इनकी विशेष आकृति। तारामंडल क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारामंडल ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, वो हो कहलाते हैं तारामंडल, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो इसको भी याद रखना, फैक्टोरियल क्वेश्चन है साफ साफ कि आपको बताना है अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल अभी तक 89 तारामंडल हैं। कितने, 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है, बुध पर, शुक्र पर, पृथ्वी पर या फिर मंगल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है वो आपका हो जाएगा किस ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर है, मंगल ग्रह पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है, 3 4 5 या फिर 6।
तो पार्थिव ग्रह की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? यहाँ पे पार्थिव ग्रह की संख्या अब आपको बताना है, निम्न में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पार्थिव ग्रह नहीं है, वो आपका हो जाएगा शनि। देखिए पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, आपके प्रश्न बन रहा होगा। तो ग्रह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अभी अभी बताया है, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। 4 ग्रह आंतरिक होते हैं और 4 ग्रह बाह्य होते हैं। तो शुरू के जो 4 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कहलाते हैं पार्थिव ग्रह। यानी जिस ग्रहों की श्रेणी में पृथ्वी आती है वो पार्थिव ग्रह हैं। बाकी जो बाह्य 4 ग्रह हैं उनको कहा जाता है बृहस्पतिय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है? बृहस्पतिय ग्रह या बाह्य ग्रह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। 4 की श्रेणी में बांटा था तो इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति ग्रहों में कौन सम्मिलित नहीं है? शनि सम्मिलित है, अरुण सम्मिलित है, वरुण सम्मिलित है, लेकिन मंगल सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो 2 ग्रह आपको पता करने हैं जो कि आपके दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह जो हैं वो वामावर्त घूमते हैं। तो 2 ग्रह आपको बताना है जिनकी जो घूमने की जो दिशा है वो कैसी है? दक्षिणावर्त है। तो वो ग्रह 2 कौन कौन से हैं? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका शुक्र और अरुण जो हैं वो दक्षिणावर्त घूमते हैं। कौन कौन से? शुक्र और अरुण दक्षिणावर्त घूमते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं शुक्र और अरुण। बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला प्रश्न है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को? तो सौरमंडल का जो जन्मदाता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? सूर्य को। इसलिए तो सौरमंडल कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सौरमंडल का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो क्या कहलाता है? धूमकेतु या फिर उल्का या फिर लुब्धक या फिर अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटक तारा है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अभिनव तारा। क्या कहा जाता है? अभिनव तारा। विस्फोटक तारे को ब्रह्मांड में अभिनव तारा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 20। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूटन ने, डाल्टन ने, कोपरनिकस ने या फिर आइंस्टीन ने? बताइए क्या होगा आंसर। किसने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये खोज की थी कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 21। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? अभी आपको बताना है कि अब ये कौन सा ग्रह नहीं है जिसे पहले ग्रह माना जाता था। सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि। तो सबको पता है कि ये तीनों तो ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन कौन सी हैं? सूर्य के संगठन के लिए कौन कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सूर्य के संगठन में जो सहायक गैसें हैं वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी गैसें? हाइड्रोजन और हीलियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के जो मध्य का भाग है उसको क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वरुणमंडल या फिर स्थल मंडल? तो सूर्य के जो मध्य भाग को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की ओर। प्रश्न क्रमांक 24 है हमारा, कहता है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। अब बताना है आपको सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल या फिर समताप मंडल। तो जो सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वो कहा जाता है आपका वर्णमंडल। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। और मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए सूर्य पूर्व से निकलता है, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है इसलिए सूर्य पूर्व से निकलता है, या फिर पूर्व में सूर्य स्थित है इसलिए निकलता है, या इनमें से सभी? सोच समझ के प्रश्न का जवाब देना है आप कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए जो है सूर्य पूर्व से निकलता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए सूर्य पूर्व से निकलता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? जो नॉर्वे देश है उसमें सूर्य आधी रात को कब दिखाई देता है? 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को? तो जो नॉर्वे में है, एक वीडियो कक्षा 6 की एनसीईआरटी का मैंने बनाया था, उसमें भी बताया था। एनसीईआरटी कंप्लीट कराई थी कक्षा 6 की, जिसने नहीं देखा है वो जाके चैनल पर देख ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य निकलता है वो डेट आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जी हाँ, 21 जून को नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि में दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 27। प्रश्न क्रमांक 27 कहता है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जो ग्रह है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है आपको बताना है। अपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है या फिर पेरिजी कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि एक ग्रह की जो है सूर्य से दूरी को कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। ऑप्शन नंबर बी, अपसौर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28 की ओर चलेंगे। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जो न्यूनतम दूरी है उसको क्या कहा जाएगा? अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर, लेकिन अगर न्यूनतम दूरी है तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा आपका उपसौर। अगर देखिए यहाँ पर अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी को याद रखना, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर और अगर निकटतम दूरी को पूछे तो उपसौर। दोनों को याद रखना, अधिकतम दूरी अपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? किन दो के बीच की दूरी जो है वो खगोलीय एकक कहलाती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी, प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 30। मध्यरात्रि का सूर्य से क्या अर्थ है? मध्यरात्रि का सूर्य से क्या अर्थ है? शांत प्रकाश, उदीयमान प्रकाश, बहुत चमकदार चंद्रमा या फिर सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर मध्यरात्रि के सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में अधिक देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में अधिक देर तक चमकना मध्यरात्रि का सूर्य कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे जो हैं वो 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी है, उसको आप सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप
MP वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप परीक्षा ऐप के द्वारा बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको मिलेगी 149 में। आप कोड यूज कीजिएगा APN50, इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें संस्कृत और इंग्लिश दोनों भाषाएं उपलब्ध हैं, जिसको जिस भाषा में लगाना है लगा सकता है। तो जिसने अभी तक नहीं खरीदा है खरीद लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। और हाँ, 20 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डेमो फ्री मिलता है, डेमो लेके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए कि मध्यरात्रि का जो सूर्य है वो किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्यरात्रि का जो सूर्य है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 की ओर चलते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है? सूर्य में एक बड़ा छेद है, वह काला धब्बा है, या दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, या फिर धब्बे वे स्थान है जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो आपको बताना है सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धब्बे के वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं वे क्या कहलाते हैं? सूर्य के काले धब्बे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? जो दो गैसें हैं सूर्य में अभी बताई थी आपको, उनमें से हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है आपको बताना है। जी हाँ, तो उनमें जो हाइड्रोजन गैस का प्रतिशत है वो है 71% और बाकी की जो गैस है वो कौन सी है? हीलियम है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन एक तारा है? कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो सभी को पता है सूर्य एक तारा है। शुरुआत में भी बता दिया गया था कि सूर्य एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है और पृथ्वी भी एक ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 35 कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, और जिनने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर जो तापमान होता है वो होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है आपका सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा, सूर्य की जो सतह है उस पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन। तो सूर्य की सतह पर जो हाइड्रोजन के साथ एक अन्य तत्व पाया जाता है वो अभी आपको बताया है, हीलियम पाया जाता है। 71% जो है वो हाइड्रोजन है, बाकी की जो है वो हीलियम और अन्य पदार्थ भी हैं, लेकिन हीलियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन के बाद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 37। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो सूर्य प्रकाश है वो धरती पर पहुंचने में कहीं कहीं आपको 8 मिनट 22 सेकंड मिल जाएगा, कहीं कहीं 8 मिनट 30 सेकंड मिल जाएगा, कहीं कहीं 8 मिनट 21 सेकंड मिल जाएगा। तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास आप रहेंगे हमेशा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है या फिर मंगल है? तो अभी आपको बताया था कि जो सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध। और सबसे दूर कौन सा है? तो अब सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? जो बुध ग्रह है उसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध के जो एक वर्ष होता है, यहाँ पे कहने का मतलब है बुध में जो एक वर्ष में जो दिनों की संख्या है वो कितनी होती है? 356, 36 या फिर 88। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बुध में दिनों की जो संख्या होती है वो होती है 88। कितनी होती है? 88। अगर बुध का आपको परिक्रमण काल पूछ ले, परिक्रमण काल भी बुध का 88
दिन होता है। और अगर घूर्णन काल पूछ ले आपका बुध का, तो घूर्णन काल आपका 59 दिन होता है। किसका? बुध का। तो घूर्णन काल और परिक्रमण काल जिन लोगों को समझ नहीं आता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता दूं कि जो परिक्रमण काल होता है वो होता है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है, और घूर्णन काल होता है कि सूर्य अपने अक्ष पर कितने दिन में घूम जाता है कि वहीं का स्थान वहीं पर आ जाए। तो जो घूर्णन काल है वो 88 दिन है, और जो परिक्रमण काल है जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन है। इसलिए जैसे पृथ्वी का जो है वो परिक्रमण काल 365 दिन है, इसलिए एक वर्ष 365 दिन का होता है। इसी प्रकार बुध पर 88 दिन का परिक्रमण काल है, इसलिए जो बुध पे एक साल होता है वो 88 दिन का होता है। लेकिन अगर पृथ्वी का घूर्णन काल पूछे तो पृथ्वी का घूर्णन काल 1 दिन है या 24 घंटे हैं, लेकिन बुध का घूर्णन काल 59 दिन का है। कितने दिन का है? 59 दिन का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा की कलाएं क्या होती हैं मालूम है ना, कि चंद्रमा के आकार का छोटा बड़ा होना। जब अमावस्या आती है तो चंद्रमा का आकार घटता जाता है, और जब पूर्णिमा आने लगती है तो चंद्रमा का आकार बड़ा हो जाता है। यही जो है वो चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। तो बताइए किस ग्रह में चंद्रमा के समान कलाएं हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा के समान जो कलाएं हैं वो अन्य एक ग्रह है जिसका नाम है क्या? बुध ग्रह। बुध ग्रह के पास चंद्रमा के समान कलाएं होती हैं। प्रश्न बिल्कुल आसान है और इनको आप एक बार देख लेंगे तो आपसे उम्मीद है कि ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे थे तभी आप यहाँ पे वीडियो में जुड़े हुए हैं, अन्यथा 10 दिन में तैयारी करने वाले बहुत घूम रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? जो ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, तो आपको बताया था कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं ग्रह और ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उपग्रह। तो आपको बताना है कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। मंगल और शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध तथा शुक्र के जो है ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। किनके? बुध तथा शुक्र के जो है वो उपग्रह नहीं हैं। एक भी उपग्रह बुध और शुक्र का नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन में लगा लेगा। तो जो सूर्य के सबसे निकट होगा वही सबसे जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो सूर्य के निकट कौन है? बुध है। तो सबसे पहले चक्कर कौन लगाएगा बताइए? बुध ही लगाएगा ना। तो अगर सूर्य के सबसे निकट बुध है तो बुध ही सबसे पहले इसका चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर जो बुध का एक चक्कर पूरा होता है वो कितने दिन में हो जाता है? 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? यहाँ पे प्रश्न अलग है, वो अलग था। बुध तीव्र गति से नहीं लगाता, पास है इसलिए लगा लेता है चक्कर। लेकिन यहाँ पर बताना है आपको कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि कौन है? जी हाँ, तो यहाँ पे जो सबसे तीव्र गति से जो चक्कर लगाता है वो ग्रह है आपका कौन सा? तो वो ग्रह आपका हो जाएगा बुध, क्योंकि यहाँ पर बुध ही सबसे पहले चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह की जो परिक्रमण गति है वो सबसे अधिक है? बुध की, शुक्र की, मंगल की और बृहस्पति की। तो परिक्रमण गति जो सबसे अधिक है वो आपकी हो जाएगी किस ग्रह की? वो भी बुध ग्रह की। वही प्रश्न बन बन के बार बार आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह पर अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है?
पृथ्वी पर, बुध पर, प्लूटो पर या फिर शनि पर। तो जो सबसे ज़्यादा अक्षीय झुकाव है वो किस ग्रह पर है? वो है आपका बुध ग्रह पर। किस ग्रह पर? बुध ग्रह पर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है बुध ग्रह पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 46, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, जो चंद्रमा के समान दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम पहले भी एक प्रश्न में बात कर चुके हैं कि चंद्रमा के समान कलाएं जो होती हैं वो किसके पास होती हैं? बुध ग्रह के पास होती हैं। तो चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 47, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्र, क्योंकि पृथ्वी के लगभग आकार में समान होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की क्या कहा जाता है? पृथ्वी की शुक्र को बहन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो यहाँ पर हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को। और शुक्र जो है वो कैसा ग्रह है? तो शुक्र जो है वो चमकीला ग्रह है। और दूसरी बात, क्यों चमकीला है? क्योंकि यह गर्म ग्रह है। मंगल लाल ग्रह है। और अगर बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति का जो रंग है वो कैसा है? बृहस्पति का रंग है पीला। कैसा है? पीला। किसके कारण है? SO2 के कारण बृहस्पति का जो रंग है वो पीला है। शुक्र चमकीला है और मंगल लाल है। मंगल लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। और बुध कैसा है? तो बुध जो ग्रह है वो सबसे अधिक तापमान का ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य सबसे निकट है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि बुध का जो कलर है वो कैसा है, तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए। तो बुध का कलर आप बताइए क्या होगा, कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार। जी हाँ, तो किसको कहा जाता है इवनिंग स्टार? शाम का तारा, भोर का तारा। शुक्र ग्रह को कहा जाता है शाम का तारा और भोर का तारा। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध। तो यहाँ पर अभी अभी आपको बताया है कि जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र है। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य और पृथ्वी के निकट जो ग्रह हैं वो कौन से हैं? बुध शुक्र, शुक्र बुध, बुध तथा मंगल और बुध तथा बृहस्पति। तो सूर्य के निकट बताना है पहले ग्रह कौन सा है, फिर पृथ्वी के निकट बताना है कौन सा ग्रह है। तो पहले सूर्य के निकट बताना है, फिर पृथ्वी के निकट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो सूर्य के निकट तो आपको मालूम है कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। और पृथ्वी के निकट कौन सा है? शुक्र। तो सूर्य के निकट है बुध और पृथ्वी के निकट है शुक्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह है बुध और शुक्र। प्रश्न क्रमांक 52 की ओर चलेंगे और यहाँ प्रश्न क्रमांक 52 कहता है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? जो यूरोप के निवासी हैं वो किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? बताइए, शुक्र की या फिर पृथ्वी की या फिर मंगल की या फिर बुध की? तो जो यूरोपवासी हैं वो किस ग्रह की? शुक्र ग्रह की जो पूजा है, किस ग्रह की? शुक्र ग्रह की जो पूजा है वो देवी के रूप में करते हैं। कहाँ के निवासी? यूरोप के निवासी। बहुत ही आसान प्रश्न था और याद भी आपको हो गया होगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी? तो सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है, इसलिए शुक्र चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि बुध पर भी
जो है वो गर्म है, लेकिन बुध पर एक और खासियत है, सर्वाधिक तापमान अंतर पाया जाता है। दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा। तो अगर सर्वाधिक तापांतर पूछे तो बुध पर, और अगर सर्वाधिक गर्म पूछे तो शुक्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति। तो अभी अभी आपको बताया है कि पृथ्वी के जो सबसे निकट है वो कौन सा है? जी हाँ, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा, सांझ का तारा, अभी अभी आपको बताया है कौन कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका शुक्र। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। याद कर लेना अगर अभी तक याद नहीं था तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रहों में सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देवता बुध को, शुक्र को, बृहस्पति को या फिर शनि को? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, तो जो सौंदर्य का देवता कहा जाता है वो किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा है क्या है? एक ग्रहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुच्छल तारा है या एक मृतप्राय तारा है? क्या है सुपरनोवा? प्रश्न क्रमांक 57 का आंसर बोलिए क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 57 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कि सुपरनोवा एक क्या है? एक मृतप्राय तारा है, मरा हुआ तारा है सुपरनोवा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे लेवल मत देखिए क्योंकि ये बहुत पुराने पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं। अब कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि आपने पुलिस के पेपर में तो देख ही लिया होगा क्या हुआ है, जी के कहाँ से पूछी गई है। तो पर्यावरण का जो भय है उसको ख़त्म करने के लिए आपको अधिक विस्तृत होकर पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव। जो उत्तरी ध्रुव है आपका, पृथ्वी में 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो उत्तरी ध्रुव है उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने, एमंडसन ने, तस्मान ने या जॉन कैवाट ने? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी बताइए? तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन या अमेरिगो वेस्पुची या पियरी या फिर एमंडसन? तो साउथ पोल पर जो प्रथम व्यक्ति पहुंचा था वो कौन पहुंचा था? एमंडसन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन पहुंचा था साउथ पोल पर पहला व्यक्ति? एमंडसन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है कौन? प्रैक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र या फिर सूर्य? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट खगोलीय पिंड है वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चंद्रमा। दूरी कितनी है चंद्रमा की पृथ्वी से? तो याद रख लेना 3,84,000 किलोमीटर। कितनी? 3,84,000 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? कि पृथ्वी की आकृति किस आकार की है, किस शब्द से स्पष्ट करेंगे? चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से या फिर लध्वज गोलाभ से? तो जो पृथ्वी की आकृति है वो सर्वाधिक ढंग से अगर हमें परिभाषित करना है तो हम कहेंगे उसको कि जो पृथ्वी है वो लध्वज गोलाभ आकार की है। गोलाभ आकार की है, लध्वज गोलाभ आकार की है हमारी पृथ्वी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और वो जो है अपना चक्कर लगाती है तो किस गति से चक्कर लगाती है सूर्य के परितः? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन? आपको पता है एक चक्कर 365 दिन में पूरा होता है, तो कैसे लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन से, 2 डिग्री प्रतिदिन से, 1 डिग्री प्रतिदिन से या फिर 3 डिग्री प्रतिदिन से? जी हाँ, तो जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से लगाती है। इस प्रकार से 365 दिन में एक चक्कर को वो पूर्ण कर लेती है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण चाल। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमणकार चाल है
वो वर्ष में एक समान रहती है या अधिकतम होती है जब सूर्य पृथ्वी के निकट होता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, या फिर अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होता है, या फिर न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो क्या होता है बताइए। प्रश्न क्रमांक 63 का आंसर क्या होगा। सूर्य जो है चारों ओर पृथ्वी घूमती है, उसकी परिक्रमण चाल किस प्रकार की रहेगी। जी हाँ, तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगी, जब इसकी चाल जो है वो अधिकतम होती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पृथ्वी के भ्रमण की गति है, स्पीड बताना है पृथ्वी की कि किस प्रकार से वो भ्रमण करती है या सूर्य के चारों ओर घूमती है। 27 किलोमीटर प्रति मीटर, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट या 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी की जो भ्रमण की गति है वो है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 65। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास है वो लगभग कितना है। 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर या फिर 6400 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास है वो लगभग कितना है। जी हाँ, तो वो है आपका लगभग 12,800 किलोमीटर। कितना 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। मार्च में, जुलाई में, सितंबर में या फिर जनवरी में। जो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है तो किस महीने में अधिकतम दूरी पर होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है वो होती है आपके जुलाई के महीने में। किस महीने में। जुलाई के महीने में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 67। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। उपसौर मतलब क्या है अभी पढ़ के आए हैं। उपसौर मतलब होता है न्यूनतम दूरी। अपसौर मतलब अधिकतम दूरी और अब उपसौर मतलब न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी किस महीने में होती है। जून, जनवरी, सितंबर या मार्च में। बताइए कब होगी। तो यहाँ पे हमने अपसौर देख लिया है कब था, जुलाई में। अब यहाँ पे बताना है आपको उपसौर किस महीने में होगा। तो जो उपसौर होगा वो आपका होगा किस महीने में। जनवरी। जनवरी में सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम होती है जनवरी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम जो हैं वो तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम घूम रहा है इसलिए, या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है इसलिए, या फिर पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर घूम रही है इसलिए, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इसलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखते हैं ज़्यादा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस कारण से तारे हमें वो पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा दिखते हैं। अगला प्रश्न है गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। क्या होता है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, पढ़ लीजिए जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि क्या होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। गोलाभ का अर्थ होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो अभी डिस्कस किया है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है किस प्रकार से, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है
आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में जो है पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां है। पहला स्थान किसका है? बृहस्पति का। और सबसे लास्ट स्थान है किसका? बुध का। और पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां। कैसे? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद पृथ्वी का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है? पानी की उपलब्धता के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, शुक्र और बृहस्पति के मध्य, बुध तथा शुक्र के मध्य। तो हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, 3-5 P 2 4 6 A B। तो यहाँ पे पृथ्वी है और ए कौन है? ए शुक्र है और ए कौन है? मंगल है। तो शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? सूर्य के सबसे निकट किस दिन होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी। तो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है वो जनवरी माह में बताया था। कब? 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है कब होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, सितंबर को, या फिर 4 जुलाई को। तो पृथ्वी जो है अधिकतम दूरी पर होती है सूर्य से, वो बताया था कब होती है? जुलाई में होती है। तो अगर डेट साथ में है तो ठीक है, नहीं तो जुलाई में होती है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? ऑप्शन आपके पास है। ए बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इर्द घूमती है लगभग 365.25 दिनों में। 365.25 दिनों में घूमती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह है, रोहिणी कृत्रिम है, मंगल तो ग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। और आर्यभट्ट पृथ्वी जो है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जिसको प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। और रोहिणी भी भारत का द्वितीय कृत्रिम उपग्रह था जिसको प्रक्षेपित किया गया था 1969 में। और अगर कहा जाए कि ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसको भारत ने स्वयं अपने प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा था, तो वो था रोहिणी। और आर्यभट्ट किसकी मदद से छोड़ा था? रूस की मदद से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन ही पृथ्वी के दिन रात होने का कारण है। तो प्रश्न क्रमांक 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। प्रश्न क्रमांक 79 है आपका, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से पृथ्वी का प्रकाश, उसका प्रकाश जो सितारा है उसका प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाएगा? सूर्य के अलावा, सूर्य का तो बता दिया था 8 मिनट 22 सेकंड। तो आपको ये बताना है सूर्य के अलावा एक सितारा है जिसका पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है कितने टाइम में? जी हाँ, तो 4.2 वर्ष में। कितने में? 4.2 वर्ष में। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 80, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो आपको बताना है 107 मिलियन, 142.7 मिलियन, 146.7 मिलियन या 149.6 मिलियन। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो है आपकी 149.6 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम अभी डिस्कस कर चुके हैं 80 प्रश्नों को। कितने प्रश्नों को? 80। और बाकी के प्रश्न भी हमें अभी डिस्कस करना है। तो बाकी के जो प्रश्न हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बहुत समय हो गया है। और अगले वीडियो में लेकर आएंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट बन सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और इसी तरह के और वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको पता चल जाए। और डिस्क्रिप्शन में PDF के लिए टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।